राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी मास्टर क्लास लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे अगर आप कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो। हालांकि रेलवे एग्जामिनेशन में इंग्लिश पूछता नहीं है, तो रेलवे हटा देते हैं। चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे आप अपनी खुद की इंग्लिश वोकैबुलरी सिर्फ वोकैब इंक्रीज करने के लिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी अदर प्राइवेट एग्जामिनेशन के लिए भी, जैसे कि टीसीएस भी इंग्लिश पूछता है, वोकैबुलरीज के सेशन पूछता है। तो अगर आप इन सब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये लेक्चर डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज 10 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कोई भी चीज जो सफिशिएंट, एम्पल या फिर प्लेंटी में है। यानी कोई भी प्लेंटी का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है। एम्पल का भी मतलब यही होता है, यानी इनफ और सेटिस्फैक्टरी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। यानी आपको किसी भी उद्देश्य के लिए कुछ भी चीज चाहिए हो, तो वो उस उद्देश्य के लिए तो बहुत ही ज्यादा पर्याप्त हो। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट या फिर स्कार्स। इन सब का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, यानी अपर्याप्त होना। यानी अगर आपको किसी भी चीज की कमी है, तो उस सेंस में आप इनएडिक्वेट बोल सकते हैं, इनसफिशिएंट और स्कार्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। द हॉस्पिटल हैज एडिक्वेट फैसिलिटीज, यानी अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं हैं। दूसरा है बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात, यानी आप किसी भी इंसान के तरफ झुकाव रखते हो। अब इससे जो सिमिलर जो वर्ड्स हैं वो है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है आप किसी भी इंसान के लिए अपने मन में पहले से भावना बना लें। अब मान लीजिए कि आपके कोई भी टीचर हैं, वो टीचर क्लास में कितना भी बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर आपने उनके खिलाफ मन में धारणा बना ली है, या फिर अगर उन्होंने कभी आपको डांट दिया है और अगर आप उनसे गुस्सा हैं, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको उनका समझाया हुआ कभी भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से उनके उनके लिए मन में अपने प्रेजुडिस भर के रखी हुई है कि वो कभी भी आपको ढंग से नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप किसी से सीखने जाएँ, तो अहम यानी मैं की भावना पहले ही बाहर रख के जाएँ, ताकि आप उनसे एक शिष्य की तरह सीख सकें। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर मैं यानी अहंकार की भावना आती है, उसके बाद आप किसी भी उससे कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। दूसरा शब्द है फेवरेटिज्म, यानी आपने बॉलीवुड में नेपोटिज्म सुना होगा। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज, मतलब मान लीजिए कोई एक्टर है, एक्टर का बेटा एक्टर बन गया, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन गया। इसी तरीके से फेवरेटिज्म, यानी आप किसी के लिए कोई भी फेवर देते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका दोस्त है और कोई और रैंडम लड़का है, अगर आपको यहाँ पे जज बना दिया जाए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने दोस्त के पक्ष में ही अपना वोट डालेंगे। फिर एंटोनिम है फेयरलेस और न्यूट्रलिटी। फेयरलेस और न्यूट्रलिटी का मतलब होता है बिना पक्षपात के। यानी अगर मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में ऐसे चीफ गेस्ट बुलाए गए हैं किसी भी शो को जज करने के लिए, और वहां पे दो कंटेस्टेंट हैं जिन दोनों को आप नहीं जानते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन दोनों में आप फेयर डिसीजन होके ही, मतलब आप बिल्कुल सही डिसीजन नहीं लेंगे कि इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसी के लिए आप उत्तर देंगे, मतलब उसी के पक्ष में आप वोट डालेंगे। एग्जाम्पल है द जज मस्ट अवॉइड एनी बायस, यानी न्यायाधीश को पक्षपात से बचकर रहना चाहिए, अदरवाइज किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। फिर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, यानी समथिंग दैट कॉजेस चेंज। कोई भी जो परिवर्तन करवाता है, या फिर कोई भी चीज आपके अंदर अगर ऊर्जा भर देता है, एनर्जी, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, चाहे वो नेगेटिव वे में हो। क्योंकि मान लीजिए कि ऊर्जा का पॉजिटिव वे ये है कि मान लीजिए किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया, तो वो पॉजिटिव वे में हो गया। नेगेटिव वे में किसी ने आपको, मान लीजिए आप कुछ बोल रहे थे, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, तो आप ट्रिगर हो गए, तो वो नेगेटिव वे में हो गया। लेकिन ये कैटलिस्ट का काम किया, यानी उत्प्रेरक का, यानी उसने आपके अंदर चेंजेस कराए। इसके जो सिनोनिम है वो है स्टिमुलस, ट्रिगर, मोटिवेटर। एग्जाम्पल है एजुकेशन इज ए कैटलिस्ट फॉर चेंज, यानी शिक्षा परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। यानी जो शिक्षा में जाते हैं वो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लाते हैं। डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है विविध, यानी अनेकता, वैरिड, मल्टीफेरियस। यहाँ पे आप वर्सेटैलिटी भी कर सकते हैं, वर्सेटैलिटी, सॉरी।
अब इसका जो एंटोनिम है यूनिफॉर्म होमोजीनियस। आप वर्सेटैलिटी के साथ-साथ यहाँ पे एक और शब्द ऐड कर सकते हैं, हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस का मतलब होता है, मान लीजिए कि जैसे अगर आपके घर में दाल है, दाल के साथ चावल मिक्स हो गया, उसके साथ सलाद मिक्स हो गई, तो मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो दाल हो, मान लीजिए रेत है, रेत में भी अलग-अलग तरीके की रेत मिक्स हो जाए, मान लीजिए दूध में पानी मिक्स हो गया, तेल गिर गया, ऐसी चीज़ें जिसमें अलग-अलग चीज़ तरीके की चीज़ें मिक्स हो जाएँ, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हेटेरोजीनियस। जो इसके सिनोनिम है, वो है यूनिफॉर्म और होमोजीनियस। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्थिर हो जाना, स्थिर या फिर कोई भी मतलब यूनिफ़ॉर्म यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म के 2 मतलब हो सकते हैं। सबसे पहले स्थिर, तो यहाँ पे स्थिर नहीं जाएगा, यूनिफ़ॉर्म का मतलब होता है एक सा। यानी मान लीजिए कि अगर आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे आप सबकी यूनिफ़ॉर्म ड्रेस लगती है। यूनिफ़ॉर्म ड्रेस का मतलब होता है कि यानी एक जैसी ड्रेस। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई अच्छे कपड़े पहन के आए, कोई नॉर्मल नॉर्मल से कपड़े पहन के चला आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, यूनिफ़ॉर्म ड्रेस लगती है तब कि ताकि सभी के अंदर एक-सी भावना आए। होमोजीनियस यानी सभी एक ही तरीके की चीज़ें हों, एक तरीके की चीज़ें। फिर इसका एग्जाम्पल, इंडिया इज ए डाइवर्स कल्चर, यानी भारत की संस्कृत विविध है। सॉरी, इंडिया हैज ए डाइवर्स कल्चर, यानी भारत में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। पांचवा है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है उभरना या सामने आना, टू कम इनटू व्यू और बिकम नोन। इसके जो सिनोनिम है वो है अपेयर, सरफेस, एराइज। इन तीनों का मतलब होता है आगे आना या फिर उभरना। अब इसके जो एंटोनिम है वो होता है वैनिश या फिर डिसअपियर। इनका मतलब होता है गायब हो जाना है, यानी कोई भी चीज आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाए, वैनिश हो जाए, डिसअपियर हो जाए। एग्जाम्पल, द न्यू चैलेंज कंटिन्यू टू इमर्ज, यानी जो नई चुनौतियां हैं वो हमेशा सामने आती रहती हैं। छठवां है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव। अगर आपने स्टॉक मार्केट देखा होगा ना, तो स्टॉक मार्केट का ग्राफ ज्यादातर ऐसे लाल लाल लाल, ऐसे ऊपर नीचे, फिर सीधा चलता जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, फिर अचानक से ऐसे नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहता है। कभी-कभार ही वो हरा होने को दिखता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये फ्लक्चुएट का मतलब होता है राइज़ एंड फॉल इर्रेगुलरली इन नंबर और अमाउंट, यानी कोई भी चीज़ लगातार ना हो रही हो, वो इर्रेगुलर हो रही हो। यानी यहाँ देखिए, पहले ऊपर गया, नीचे गया, आया, फिर यहाँ फ्लैट गया, फिर ऊपर ऊपर अचानक से नीचे गिर गया, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ऐसे करके उतार-चढ़ाव हो रहा हो। वेरी या फिर ऑसिलेट। अगर आपने झूला झूला हो ना, तो जब झूला ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, इसी चीज़ को बोलते हैं ऑसिलेशन। ये अगर आपने पेंडुलम भी देखा हो तो वहाँ पे भी ये चीज़ होती है। वेरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे उतार-चढ़ाव होना। इसके जो एंटोनिम है वो है स्टेबलाइज़ और कांस्टेंट। इनका मतलब होता है कोई भी चीज़ स्थिर हो जाना, यानी कोई भी चीज़ फिक्स हो जाना। आप यहाँ पे फिक्स भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू टू फ्लक्चुएट, यानी जो तेल की कीमतें हैं उनमें उतार-चढ़ाव हमेशा होता रहता है। सातवां है जनरेट। जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस और क्रिएट समथिंग। सिनोनिम है प्रोड्यूस या फिर क्रिएट, यानी किसी भी चीज को उत्पादन करना या फिर किसी भी चीज को बनाना। जो इसके एंटोनिम है वो है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब तहस नहस कर देना, तहस नहस कर देना। अब एलिमिनेट। एलिमिनेट के दो मतलब हो सकते हैं। सबसे पहला मतलब होता है किसी को मार देना, यानी आई हैव एलिमिनेटेड हिम, यानी मैंने उसको मार दिया। दूसरा होता है एलिमिनेशन का मतलब द आरसीबी हैज बीन एलिमिनेटेड फॉर द फाइनल्स, यानी आरसीबी फाइनल्स के लिए एलिमिनेट हो गई, यानी फाइनल के लिए चली गई है, यानी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। क्वालिफाई। अब जो एग्जांपल है, द प्रोजेक्ट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी यह परियोजना रोजगार उत्पन्न करेगी। सातवां है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है आप किसी भी चीज की कल्पना कर रहे हैं, कल्पना करना। अब द प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी परिकल्पना। आप अगर किसी भी चीज की थ्योरी लिखते हैं ना, तो उसमें आप उस चीज का प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उस चीज के बारे में सिर्फ सोच के कुछ लिखते हैं। एजम्पशन, यानी आप किसी भी चीज के बारे में एज्यूम करते हैं। बोलते हैं ना, आई एज्यूम दैट ही विल कम टुमारो, यानी मैं ये सोच रहा हूँ, या फिर यह मेरी कल्पना है कि वह कल आएगा। जो इसका एंटोनिम है वो है फैक्ट, यानी भी किसी भी चीज का तथ्य के साथ बात करना। प्रूफ, यानी किसी भी चीज के लिए साक्ष्य के साथ बात करना। साक्ष्य, इसके साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल यानी किसी भी चीज का बिल्कुल आ, आप उसको रियल सेंस में बात कर सकते हैं कि ये किसी भी चीज का प्रैक्टिकल है।
एग्जाम्पल द साइंटिस्ट टेस्टेड द हाइपोथेसिस, यानी वैज्ञानिकों ने परिकल्पना का परीक्षण किया। अब हाइपोथेसिस नेचर का सबसे पहला नियम है कि यदि आपको कुछ भी बनाना होगा तो आप उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हाइपोथेसिस है, यानी आप उसकी सबसे पहले कल्पना करेंगे। बिना कल्पना के आप उस चीज किसी भी चीज को नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको एक पेन बनाना है जो कि नई डिजाइन का होगा, तो इस पेन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सोचेंगे कि एक ऐसी पेन होगी जो उन जो कहीं पे भी स्पेस में भी लिख लिख इस पेन से लिख सकते हैं, जिसको हम पानी के अंदर भी इस पेन से लिख सकते हैं। तो ये पहले आप परिकल्पना करेंगे, फिर उसके बाद जाके कहीं पे पेन बनाने जाएँगे। अब हो सकता है वो पेन बने या फिर हो सकता है वो पेन ना भी बने, लेकिन सबसे पहला स्टेप है हाइपोथेसिस। हाँ, अब ये हो सकता है कि आप पेन बनाने जाएँ और वो पेन की जगह मार्कर बन जाए। लेकिन आपने पहले कुछ परिकल्पना की थी, उसके बाद ही बनेगी। तो नेचर का सबसे फर्स्ट नियम है हाइपोथेसिस। फिर है इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी या फिर सत्यनिष्ठा। ऑनेस्टी, मोरालिटी, अपटाइटनेस, ये तीनों इसके सिनोनिम है। द लीडर मस्ट हैव इंटीग्रिटी। इट इज द कोर क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर दैट डिफाइन ट्रस्ट एंड मोरालिटी। यानी जो भी एक लीडर है, यानी जो भी नेता है, उसके अंदर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। यह उसके अंदर की कोर क्वालिटी, यानी सॉरी, ये उसके अंदर का मेन कैरेक्टर है जो कि लोगों का भरोसा और मोरालिटी उसके ऊपर डिफाइन करता है। फिर 10वां है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक या फिर तीव्र, यानी किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना। हैविंग और शोइंग ईगरनेस और एंथुसियाज्म, यानी किसी भी चीज के लिए बिल्कुल उत्सुकता अ, दिखाना। जैसे अभी धुरंधर 2 लॉन्च हुई है। अब धुरंधर 2 को देखने के लिए बहुत सारे लोग कीन हैं, यानी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। इसको जो सिनोनिम है वो है ईगर, एंथुसियास्टिक, उसके बाद इंटरेस्टेड। जो इसका एग्जांपल है, शी इज कीन टू लर्न द न्यू स्किल, यानी वह नई कौशल सीखने के लिए उत्सुक है। अब दोस्तों ये रहे आज के 10 वर्ड्स। अगर आपको इनमें से कहीं पे भी डाउट हो या फिर अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा और उसके बाद वेट करते हैं लेक्चर नंबर 3 का। थैंक यू दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।